हाय, गुड इवनिंग साथियों। क्या बात है, मोहम्मद साजिद जी समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। वाओ। श्वेता पासी जी गुड इवनिंग। प्रकाश पांडे जी नमस्कार। हाय वर्णित गुड इवनिंग। सो शेयर करना ना भूलें जिससे कि आज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जा सके। मिश्रा जी नमस्कार, हुंडई से ट्रेनिंग मैनेजर हैं कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट ऑफिस में मिश्रा जी, और लगातार बने हुए हैं जब से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सर आपको और आपकी टीम को देख के। हाय मैम इना जी नमस्कार। आकांक्षु भाई जय हिंद। राजीव टंडन जी नमस्कार। मोहम्मद साजिद थैंक यू सर, इवनिंग। ओहो 5 बजे रोज इंतजार रहता है, क्या बात है, हमें भी इंतजार रहता है। उमेश जी हुंडई से। संदीप सिन्हा जी गुड इवनिंग नमस्कार। प्रदीप मीना जी नमस्कार। मनोज जी हुंडई से, क्या बात है, हुंडई का परिवार आने लग गया। प्रदीप जी हुंडई से नमस्कार। पर्वत जी हुंडई से। रजनीश शर्मा सर नमस्कार, क्या बात है, हमारे एक्स बॉस, 2 बार अलग अलग कंपनियों में बॉस रह चुके हैं हमारे। रजनीश सर नमस्कार। भूषण जी हुंडई से नमस्कार। तो दोस्तों आज जिन स्पीकर के साथ हम हैं उनको अगर आप गूगल पे भी खोजेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड आई हैव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हाय रूपाली। दीपक सिंह जी गुड इवनिंग। बल्कि आज मैं कोशिश कर रहा था कि जो सर की टेड टॉक है कुछ देर के लिए प्ले कर पाऊं, बट स्क्रीन के साथ कुछ लिमिटेशंस है, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। नागेश्वर जी नमस्कार, शुभ संध्या सर। सो 34 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमें। मोहम्मद फारिद हसन जी गुड इवनिंग हुंडई से। तो साथियों प्लीज डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू वॉच। और आप सबसे आसान तरीका है किसी को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए कि आप उसको टैग कर दें, उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी, आप शेयर कर सकते हैं उनको। एंड आप वीडियो के ऊपर क्लिक करके लिंक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बहुत आसान होगा, किसी को लैंड करा सकता है जहां पर आप चाहते हैं। हाय तमिल। निधि मैम गुड इवनिंग। राजीव टंडन जी 70+। 70+ लोग हो गए, मेरे सिस्टम में 57 ही दिखा रहा है, शायद लग रहा है कि जो लैगिंग चल रही है उससे। आशीष जी हुंडई से नमस्कार। तो साथियों शुरू किया जाए एक बार। वासुदेव सर हेलो। एक बार आप बता दें अगर मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है और सब चीजें सेटअप ठीक है, तो एक बार आप यस बोले और हम लोग शुरू किया जाए। हमारे साथ हमारे स्पीकर हैं आज के ट्रेनर साहब। नमस्कार वंदना मैम। नमस्कारम टी साई दिवाकर जी। Please tag as much as possible. Please share the show so that more people can join in. डॉक्टर अर्जुन जी नमस्कार। प्रियांक शर्मा, क्या बात है, नमस्ते भाई। थैंक यू थैंक यू। तो साथियों आज हमारे साथ दिव्य प्रकाश दुबे सर हैं, और इनके बारे में सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है कि बहुत वर्सटाइल हैं स्टोरी टेलिंग में।
एक अलग ही अंदाज है। अगर आप यूट्यूब पे खोजेंगे इनको तो मल्टीपल चीजें मिलेंगी, इनके इनके जो वीडियोज है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि होली दिवाली की कई सारी वीडियोज वायरल भी हो चुकी है सर की। अगर आप यूट्यूब पे फाइंड आउट करेंगे तो शायद रिलेट कर पाए कि आपने शायद पहले देखा होगा उस वीडियो को कहीं। 4 बार टेट पे बोल चुके हैं, टेट स्पीकर हो चुके हैं 4 टाइम्स। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ही इज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर जिसने टेट पे हिंदी में अपनी स्पीच दी थी, हिंदी में अपनी भाषण दिया था। और उसका टॉपिक था इट्स ओके नॉट टू स्पीक इंग्लिश। रवि यादव जी नमस्ते हिंदी वालों, आज हिंदी में ही बात करने वाले हैं, क्या बात है। सो विद योर परमिशन मैं सर को बीच में लेके आ रहा हूं और आज हम सीखने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के फैक्ट्स, लर्निंग्स। यस 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 यस। सो हमारे बीच में दिव्य प्रकाश भैया हैं। मैं बड़े प्यार से भैया बोलता हूं इनको हमेशा। सर स्वागत है आपका। एंड बहुत 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 धन्यवाद। 90 ज्यादा लोग हमें लाइव हैं सुन रहे लगातार। और हाँ मैं यस आई एम वेरी मच एक्साइटेड पर्सनली टू हियर यू और सीखने के लिए, क्योंकि मैं आपकी ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ चुका हूं और ये चीज बहुत आपको पता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी किताब मेरे पास रुकी नहीं है। मतलब मेरे घर पे एक भी किताब नहीं बच, जबकि कई कई बुक्स तो मैंने कई बार खरीदी हुई है, उसके बाद भी फ्रेंड्स के पास चली जाती हैं क्योंकि वो दोबारा लौट के नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात पहले भी आपने बताई है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत बता दिया कि फ्रेंड्स के पास चली जाती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स के पास चली जाती हैं किताबें शायद। तो मतलब अ, मतलब सारी सारी उम्मीदें जो हैं और बढ़िया ही है कि किताबें आप बांट रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे लोग हैं और सुनने के लिए। उम्मीद है कि उनके सवाल भी आएंगे जिनको हम बहुत अच्छे से ले पाएंगे सवालों को भी। और सबसे पहले स्किलिंग यू और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि बुलाया मेरे को यहाँ पे बात करने के लिए। और आई एम श्योर सबको आवाज सही आ रही है। एक बार आवाज चेक कर लेते हैं कि सभी को आ रही है आवाज। एक बार कोई बस टिंकर कर दे आवाज आ रही है मुझे कि नहीं। आपकी आवाज सही आ रही है। दोस्तों प्लीज एक बार बता दें अगर आपको सर की आवाज साफ आ रही है एंड वी आर कनेक्टेड वेल। शुरू किया जाए। हम्म। आलोक राजपूत भी लिखते हैं नमस्ते दिव्य सर, आपके चाहने सर वाले काफी लोग हैं यहाँ पे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। तो बताओ भाई, बताइए क्या 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 मेरे ख्याल में सवाल जवाब से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम जो ऑडियंस देख रही है उनसे भी सवाल जवाब सेकंड फेज में ले लेंगे हम लोग उनसे। राइट। सो सबसे पहले तो सर एक स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक आर्ट, और हमने आपको बहुत बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुना है। और सो और आजकल मैं अपने ट्रेनर्स के बीच में देख रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग का एक काफी स्कोप है। ट्रेनर्स ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग्स काफी स्टोरीज लेके आते हैं और वो स्टोरी अपने आप में एक अलग ऑरा क्रिएट कर देती है अगर हमें स्टोरी टेलिंग आता है तो। मैं करेक्ट। ये जानना चाहूंगा कि स्टोरी टेलिंग मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक, क्योंकि लगातार आप तो म्यूजिक के साथ भी आपने स्टोरी टेलिंग करी हुई है, कहानियां सुनाई हुई हैं अपनी। सो ये तो अभी तक का जो मैं ये बताता हूँ कि जैसे होता क्या था जब मैंने शुरू में किताबें लिखी और जब किताब आती गई तो लोग के लिए बुलाते गए। जब बोलने के लिए बुलाते थे नॉर्मली तो आपसे वो पूछते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही है। और जो लोग भी, मैं मानता हूँ कि जो लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है ना, तो उनके जीवन में स्ट्रगल ये होता है कि उनके 2-4 पेपर नहीं क्लियर हुए, एक आध जगह जहाँ पे कंपनी में चाहते थे जाना वहां पे नहीं जा पाए, 1-2 साल पहले प्रमोशन नहीं हुआ, आईआईटी में नहीं हुआ, या इस तरीके का बहुत ही राइट नॉर्मल से फेलियर रहते हैं। ऐसा कोई बहुत ही ग्रैंड फेलियर तो रहता नहीं है जिंदगी में। क्योंकि मैं जो एक ही चीज मानता हूँ कि जो सबसे बुरा हो सकता है कि आपके पास अगले टाइम खाने के पैसे ना हो, उसके अलावा सब कुछ कंफर्टेबल ही है अगर आपके पास इतना है। और तो जब इस तरीके की कहानी, तो ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं था। तो जब वहां बोलने जाते थे और अपने बारे में जब बोलना पड़ता था बार बार, तो मुझे बड़ा खराब लगता था कि यार ये मेरे बारे में बात करनी पड़ रही है मुझे। मतलब ये आपको एज अ सब्जेक्ट 100 लोगों के बीच में और 200 लोगों के बीच में कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैंने ऐसी रैंडम जो शुरुआत हुई स्टोरी टेलिंग की हुई कि और ये हमेशा, मतलब जो 2-3 चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, कि कहानियां जो हैं कभी भी अपने बारे में नहीं होती हैं। कहानी हमेशा सुनने वाले के बारे में होती है, जो क्या कहानी बात। सुन रहा होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जो कहानियां हमें टच करती हैं या जो हमें कहानियां जो अच्छी लगती हैं, वो हमेशा हमारे बारे में। हम लोग इतने ऐसे लोग हैं कि हम लोग ना भले कोई इवेंट अटेंड करने जाते हैं या किसी मोटिवेशनल सेमिनार में जाते हैं,
बट हम सामने वाले के बारे में नहीं सुनना चाहते, हम उस बातचीत में भी अपने बारे में सुनना चाहते हैं, हम अपने बारे में और जानना चाहते हैं, हम अपने और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मुझे क्या हुआ कि मैं एक दिन ऐसे किसी ने, जब ऐसे ही चल रहा था और किसी ने पूछा सर आपका क्या स्ट्रगल रहा है, तो अब स्ट्रगल तो कोई एज सच टचवुड रहा नहीं था। तो मैंने ऐसे ही रैंडम कोई बैठा था, तो मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया नेहा नाम है। कोई इधर बैठा था, अच्छा, राहुल नाम है। तो मैंने एक केशव ने, नमस्ते केशव, तो किसी से मैंने ऐसे ऐसे रैंडम उनकी एक कहानी बीच में बना दी। लोगों को बड़ा मजा आया। अब वो हुआ क्या, जो 150 लोग बैठे थे उन लोगों के राइट। लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस हो गया ना, कि सेम कहानी के हीरो हीरोइन उनके बीच में बैठे हैं। क्या बात है। तो ये, इससे पहले लोग नॉर्मली, जैसे क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल हिंदुस्तान में आज की डेट में जो स्टोरी टेलिंग चल रही है वो दो तीन तरीके की है। एक जैसे रेडियो की स्टोरी टेलिंग है कि वो वन वे होता है, एक आदमी आता है, वो बोलता है, आप सुनते हो, आप ट्रैफिक में जा रहे हो या आपके पास, और आप इंगेज्ड हो उतनी देर, क्योंकि आप या तो मेट्रो में हो या आप या कहीं पे, आप कुछ और काम नहीं कर सकते उतनी देर। या फिर जो दूसरी तरीके की स्टोरी टेलिंग है, जो दास्ता गोई करते हैं, जो मेरे बहुत सारे दोस्त भी करते हैं, कि जहाँ पे एक थोड़ा सा जो ओल्ड एक आर्ट फॉर्म था, जहाँ दो लोग बैठ के वो कैरेक्टर बन जाते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं, और थोड़ी उर्दू उनकी मुश्किल होती है और हिंदी उर्दू थोड़ी सी मुश्किल होती है, और वो बात करते हैं। बट मुझे लगा ना, और ये तीसरा एक जो ट्रेडिशनल एक और तरीका है, जो हमारी नानी और हमारी दादी और हमारे दादाजी लोगों ने, सबने हम लोगों ने एक राजा की, रानी की और ये सब कहानियां सुनाई थी, जहाँ पे हम क्यूरियस थे उस एज में, हम जानने, क्योंकि हम दुनिया हमें पता नहीं था। हाँ या लोग। राइट। तो मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहूंगा। तो हम लोग बहुत राइट क्यूरियस surely। थे, और वैसे भी कहानियां आदमी क्यों सुनता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में ना हम लोग अपने आप को फिगर आउट कर रहे होते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो कहानियां सुन के, पढ़कर हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, इस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं। तो कहानियां काम इसलिए करती हैं, आप देखो ना, जो बच्चे की क्यूरियोसिटी लेवल होती है, आजकल रामायण आ रहा है, और मेरी तो जब जो पहली बार आया था, दूसरी बार आया था, तब मैंने थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन अब जैसे मेरे बच्चे के लिए क्यूरियोसिटी अलग लेवल के लिए ना, उसके लिए सुरसा रावण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो सीता को बचाने या। जाने से कोई मतलब नहीं है, उसको सोचा कि सुरसा को कैसे मारेंगे। उसके बाद कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार उठता है, वो क्यों इतनी बड़ी बड़ी जलेबी खाता है। राइट। तो हर, आप जो क्या होता है ना, एक लेयरिंग ये है कि आप एक मजेदार तरीके से एक बच्चा उसको समझ रहा है। आपसे 10 साल बाद जब वो उसको पढ़ेगा, तो वो ऐसे भी समझेगा कि अच्छा, कोई अपनी बहन को बचाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा था, कोई अपनी बीवी को बचाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा था। जब उसके बाद और एक लेवल जाएंगे, तो आप धर्म अधर्म और उस पे पहुंचेंगे। तो सेम कहानी है, जैसे भैया ना कबीर दास, हम लोग क्लास 6 में या 4th में, पहली 6th या 7th में पहली बार पढ़ाया जाता था ना गुरु कबीर दास को, और दोहों को पढ़ाया जाता था। और उसी दोहे पर लोग पीएचडी भी कर रहे होते थे, राइट। जो दोहा आपको क्लास 7 में बताया जाता है। तो स्टोरी का इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर लेवल पे आप फिगर आउट कर रहे होते हो कि यार इस दुनिया में हो क्या रहा है। हम, क्योंकि हम सभी लोग, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं अपने आप में और उसमें ना कहीं जिंदगी में एक बार हर किसी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है कि वो इस दुनिया में आया ही क्यों है। जैसे मैं ईस्टर्न यूपी का हूँ, तो और बनारस में और गाजीपुर में, और एक जनरल ना हम लोग यहाँ एक कहावत चलती है कि आदमी दो बार पैदा होता है। एक बार तो तब जिस दिन वो पेट से निकल गया, अस्पताल में आ गया राइट। और गोदी में आ गया। दूसरी बार वो उस दिन पैदा होता है, द्विज बोला जाता है इसीलिए उसमें, कि आदमी दूसरी बार तब पैदा होता है जिस दिन वो ये फिगर आउट कर लेता है कि वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ है, उसको करना क्या क्या है पर्पस ना। क्लियर हो जाए जिस दिन। हाँ, और वो कहानियां, क्योंकि देखिए कहानियों के साथ अच्छी बात क्या है ना, क्योंकि कहानियों के थ्रू आप खुद वो जिंदगियां न जी करके भी इस दुनिया को समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो कहानियां इसलिए, अब वो है जो सेकंड लेयर वाली बात है, कि कहानी ऐसे सुनाई जाए कि आपको बात भी समझ में आ जाए। जैसे जैसे मैं कहानियों को ना, जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने बच्चे को सुनाने के लिए पंचतंत्र दोबारा पढ़ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने पंचतंत्र की दो चार कहानियां पढ़ी, बट उसकी थ्योरी में कभी नहीं घुसे। तो राइट। जो थ्योरी है तो बहुत इंटरेस्टिंग, अब ये बढ़िया है कि मेरे को याद भी आ गई ये बात। तो प्लीज। पंचतंत्र की जो 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 थ्योरी है, वो एक समय पे महिला रोप पे करके एक जगह थी, वहां पे एक राजा थे और उनके लड़के बहुत ही नालायक थे। और राजा होने के लिए एक ये क्रिटिकल स्किल है कि आप नालायक हो, क्योंकि जो बहुत सीधा होगा और बहुत अच्छा होगा उसको लोग बेवकूफ बना के हटा देंगे रास्ते से। तो राजा के जो तीन बेटे थे वो तीनों बहुत ही नालायक थे। अब उनको ये हुआ कि नालायक वो आवश्यकता से ज्यादा थे, तो इनका क्या किया जाए। और उनका क्या किया जाए,
तो फिर कोई जो मंत्री थे उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने कहा इनको तो पूरी शिक्षा करानी पड़ेगी 30 साल की और 25 साल की और ये वो। तो वहां पे किसी मंत्री ने बोला कि यहाँ पे एक बाबा रहते हैं, ये शर्मा जी नाम के, और इनके यहाँ भेज दीजिए, ये जो है ये गधों को घोड़ा बनाते हैं और घोड़ों को इंसान बना देते हैं। तो वहां पे उनको भेजा गया। तो जो इन्होंने, विष्णु शर्मा ने क्या काम किया कि वो कहानियां ऐसे मैप्ड हैं कि जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, कि मकड़ी उस जाले में नहीं फंसती, लेकिन अगर आप उंगली कभी बचपन में आपने डाली हो तो आप देखो पूरा हाथ चिपक जाता है उसमें। वो इतनी राइट लेयरिंग होती है उसमें, इतनी लेयरिंग होती है। राइट तो उन्होंने, लेकिन मेन बात जो होती है ना, जो मकड़ी रहती है वो बीच में होती है ना, बुनते 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 वो बीच में आ जाती है। तो कमाल की बात है कि जो कहानियों में जो बात कहनी थी, जैसे शोले की कहानी से समझते हैं, जो शोले की कहानी है, अगर किसी से पूछा जाए कि शोले की कहानी एक लाइन में क्या है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो लोग बोलेंगे अच्छा वो जय और वीरू की दोस्ती की कहानी है। कोई लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं वो तो गब्बर की कहानी है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार वो तो ये जो है ना, ये ट्रायंगल की कहानी है, वो बसंती की कहानी है, वो ये। बट एसेंशियली अगर उस कहानी को, शोले की जो 3 साढ़े 3 घंटे की कहानी है, उसको अगर आप तोड़ोगे तो एक लाइन में कहानी ठाकुर के गब्बर से बदले की कहानी है। ठाकुर के हाथ नहीं थे तो उसने उन दो लोगों को हायर किया अपने हाथ बना के, जय और वीरू को, और उसने उनसे बदला लिया। और पूरी कहानी कहीं इस लाइन से भटकती नहीं है। हम लोग कहते राइट हैं ना, क्योंकि शोले में इतनी लेयरिंग में कहानी जाती है ना, अलग अलग जगह जा रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, उस तरीके से। लेकिन एक लाइन में जो कहानी है वो जय और वीरू की कहानी नहीं है, वो ठाकुर के बदले की कहानी है गब्बर से, है ना। तो जो मैं बात बता रहा था तो ये है। और इसमें हमेशा क्या है कि जो बुरा आदमी है वो हारता है। तो जो पहले जो बातें थी ना, जैसे कि हम लोग जब बच्चों को कई बार दवाएं देते हैं तो कई बार वो मीठी गोली देनी पड़ती है उस कड़वी दवा को पिलाने के लिए। तो कहानियों राइट का काम ये भी है, जो कड़वी बात है, जो जैसे बहुत सारी जो बातें इस दुनिया में सच है ना, जैसे कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है जो ईमानदारी, जिनको बेईमानी का मौका नहीं मिला है ना। हर आदमी इस देश में, बहुत सारे लोग वो भी वो ईमानदार है जो बेईमानी, जिनको मौका मिलता है तो सबसे पहले वही बेईमानी नहीं करते, जो अपॉर्चुनिटी जिनको नहीं मिली जिनको नहीं मिली। तो वो जो जैसे जो इस तरीके की बातें हैं दुनिया की, उनको पैकेज करके आप उन कहानियों की लेयरिंग देते हो कि आपको बात भी समझ में आ जाए और मीठे मीठे वो आपको अंदर भी आपके बैठ जाए। जैसे कि जो बच्चों की कहानियां हैं, एसेंशियली बच्चों की कहानियों का काम क्या था, जैसे उनको बच्चों को कहानियां क्यों सुनाई जाती थी एक जमाने में और अभी भी बहुत बार, कि बच्चे सही से खाना खा लें। उनको राइट सोते हुए तो कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन ट्रेडिशनली कहानियां इसलिए सुनाई जाती थी कि वो खाते रहे, उनका ध्यान कहानी में भटका रहे तो उनको ज्यादा खिला दिया जाए, है ना। राइट राइट और जब सोते हुए उनको कहानियां सुनाई जाती थी तो उन कहानियों में हमेशा एक बात रहती थी जो पुरानी नानी और हमारी दादियां कहा करती थी कि मैं आंखों देखी नहीं कहती, क्योंकि किसी ने वो आंखों देखी, वो राक्षस वगैरह नहीं देखे, वो राजकुमार नहीं देखे, मैं सुनी सुनाई कहती हूँ, है ना। और अगर झूठ बोलूं तो खुदा की लानत, या जो भी एक टर्म होता था 3 लाइन में। ये जो अदना सा झूठ है ना, हर कहानी को सच्चा कर देता था। क्या बात इसीलिए क्या जब ये कहानियां सुनाई जाती थी तो हमेशा ये बोला जाता था कि जो ये बोला जाता था कि जो इन कहानियों का काम ये है कि जैसे हमेशा राक्षस जो है वो हार जाता है, राजकुमार जो है, जो सबसे कमजोर है, जो सबसे कमजोर लड़की है सातों भाइयों में, वो जीत जाती है, जैसे सोन चिरैया वाली जो कहानी थी और वो सब है, वो जीत। तो अल्टीमेटली कहानियां ये भी बताती है ना, एक मैसेज भी उसमें पैकेज करके देती हैं, और इस तरीके से देती हैं कि आप हमारे पास हमेशा रहे। तो इसीलिए बच्चों की कहानियों का काम या नानी और दादी की कहानियों का काम भले लगता था कि कहानियां सुलाने के लिए हैं, लेकिन कहानियां बच्चों के अंदर कोई चीज जगा रही होती थी। और वो जगह ऐसे रही होती थी कि ताकि वो जिंदगी में जब उन पे समस्याएं हैं, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो राक्षस हैं, और जो हमारा स्किल है, लिमिटेड ही स्किल, वो हम राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं, और हम एक दिन उससे हम जीत जाएंगे, चाहे राक्षस कितना ही बड़ा क्यों ना हो। राइट ये बहुत राइट ऑर्डिनरी सी चीज है, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस में जाती है। तो कहानियों का ये मतलब, जैसे मोटा मोटा कहानियों, जैसे पहली बार भी जो कहानी लोगों ने अपनी बोरियत मिटाने के लिए वो आग जलाई और एक दूसरे के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि लोगों के को उससे अपनी थकावट दूर करने का और तरीका। और अल्टीमेटली आप अभी भी देखो ना, अब वो आग आजकल की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो सोशल मीडिया है, वो सब कुछ है, लेकिन अभी भी हम घेर के ही बैठे हैं, क्योंकि हम इन जनरल, चाहे जितनी भी सोशल सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम लोग कहीं ना कहीं, हमें दो लोग चाहिए इस दुनिया में। जैसे कि
एक मैंने कहीं पे लेक्चर में सुना था अशोक वाजपेयी जी का, कि जैसे उन्होंने बोला ना कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यार ये दूसरे से मुझे कुछ नहीं है, दूसरे से और दूसरे की कोई वैल्यू नहीं, मैं तो अपना ही फोकस हूँ, अपना ही टारगेट देख रहा हूँ। आप एक मिनट के लिए इमेजिन करो, इस दुनिया में अगर आप अकेले बचे हो तो आप क्या कोई भी रेस भागोगे? आप क्या नहीं। कोई भी चीज करोगे? आपको क्या कुछ भी आप करोगे आप नहीं कर पाओगे। जो दूसरा आदमी है वो आपके एग्जिस्टेंस को मीनिंग देता है, बिना दूसरे के आपका भी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि हम उसको समझ लें, और कहानियां ये काम आसानी से कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्लास आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो आपको बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी याद होगा, लेकिन आपको अगर आपसे मैं एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड पूछूं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, तो बहुत कम लोग शायद उसको रिप्रोड्यूस कर पाए वैसे के वैसे। या मैं ये पूछूं जिसने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, क्या वो आप सुना सकते हो? तो बहुत कम लोग सुना पाएंगे। लेकिन किसी से मैं पूछूं कि आपने खरगोश और कछुए की जो कहानी पढ़ी थी क्लास सेकंड में या क्लास फर्स्ट में, वो आप सुना सकते हो? तो आज आप तक वो याद है, सुना। राइट। राइट। तो वो इसलिए है क्योंकि वो आपको अलग लेवल पे हिट करती है, आपको वो जोर नहीं लगाना पड़ता, तो इसलिए। राइट। राइट। हम्म। सो आई मीन, हम जिंदगी में, जैसे मैंने कई बार आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक भी देखा है लिखते हुए कि हम सभी के पास कोई ना कोई कहानी होती है, राइट। हम्म। और सुबह से लेकर शाम तक लगातार कोई ना कोई कहानी बिल्ड होती रहती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं कहानी सुनने, सुनाने, लिखने और जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम कैसे अपनी कहानियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जो पूरे दिन में हमारे साथ होती है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज द स्टोरी, एंड प्रॉब्ली वी कैन वो शेयर भी कर सकते हैं हम किसी के साथ, या फिर अपने अपने वॉल पे डाल सकते हैं, अपने जहां पर भी हमें लगता है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कहानी हो सकती है, ये कहानी है हमारी। जैसे क्या होता है ना, जब हम लोग क्या, जब शुरू शुरू में ईमेल आया था, जब इंटरनेट इतना नहीं था, तो कई सारे ईमेल पे फॉरवर्ड आते थे वो, है ना, कि ये फोटो फॉरवर्ड करें, ऐसे बहुत सारे एक मेल आती थी, हम लोग वो 100 लोगों को और ऐड करके ईमेल पे फॉरवर्ड करते थे। फिर धीरे धीरे मैसेज आया, फिर हमें जोक आने लगे तो हम जोक फॉरवर्ड करने लगे, फिर व्हाट्सएप आया तो हम सब कुछ फॉरवर्ड करने लगे। लेकिन जैसे ही कोई हमें जोक आता है किसी मैसेज बॉक्स में, या कोई एक ऐसी बात आती है हमारे मैसेज बॉक्स में, हमारे अंदर एक अर्ज होती है कि यार ये बड़ी सही बात है, इसको मेरे को 10 लोगों को और बताना है ना। हर किसी के अंदर होती है अर्ज कि कोई एक अच्छी चीज राइट। आई, आप 10 ग्रुप में उसको फॉरवर्ड करते हो, आप 5 जगह और बताते हो, आप 10 जगह उसको भेजते हो कि हाँ यार ये ना, कोई एक ऐसी बात आपके अंदर हिट होती है कि आप बताना चाहते हो। तो कहानियों का भी, जो आप अपनी जिंदगी की कहानियां है उसका ऐसे ही है। देखो आप, आपको ना, आप अगर ऐसे सोचो तो आपकी जो भी उम्र है, आपको अपना पुराना सब कुछ याद नहीं होगा, लेकिन एक दिन आपको राइट। रैंडम कुछ एकदम से याद आता है, एकदम से बहुत रैंडम याद आता है। वो सारे मोमेंट्स जो आपके लिए डिफाइनिंग थे, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थे, कहीं ना कहीं वो आप कभी नहीं भूलते हो। और कहानियां हमेशा वहीं उसी मोमेंट में होती है। और वो मोमेंट ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि मैं एक ऑटो वाले से मिला था फॉर एग्जांपल मुंबई में, और जब राइट। मैं बैठा तो मैंने ऐसे ही हेडफोन लगाया हुआ था, मैं गाने वाने कुछ गुनगुना रहा था, और तो उसने एकदम से ऐसे घूमा, उसने कुछ बोला तो मुझे सुनाई नहीं पड़ा। तो मैंने कहा क्या कह रहे हो? तो बोला कि अच्छा गाते हो, इंडियन आइडल में ट्राई क्यों नहीं करते? तो मैंने मैंने कहा नहीं, तो अच्छा, मैं मेरे को बहुत मजा आता है, तो मैं नॉर्मली आज तक मैं जितने टैक्सी कैब उबर वालों और ओला वालों के साथ बैठा हूँ, नॉर्मली मैं बात करते हुए आता हूँ, क्योंकि वो एक मौका होता है और उसमें बड़े एक से एक लोग भी मिलते हैं मुझे। तो बोला कि तो मैंने कहा मेरे को इतना चाहिए। फिर दोबारा मैंने लगा लिया, अपना ध्यान से चल रहे थे। फिर उसने बोला भैया एक ये लाइन है, इसको आप अंग्रेजी में कर दोगे? अब लाइन ये थी कि मैं तुम्हारा बड़ा इंतजार करता हूँ, और मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने आऊंगा। तो मैंने वो ट्रांसलेट करके बता दी उसको अंग्रेजी में, उसने याद कर ली उतनी देर में। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, अब मुझे मजा आने लगा। तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि ये इसका करोगे क्या, इस लाइन किसको बोलना है? तो बोला भैया वो बैंड्रा में एक मैडम आती है, लंदन में रहती है वो मैडम, तो उनसे अपना थोड़ा टाका भिड़ गया है ना। ओह। तो मैं इस चक्कर में हूँ कि मैं थोड़ा अंग्रेजी सीख लूँ, तो यहाँ पे क्या रखा है इंडिया में, चले जाएंगे लंदन उनके साथ। तो मैंने क्या बात। टाका, तो टाका भिड़ गया मतलब। कहते हैं हम लोग जाते हैं बैंड्रा में, तो बैंड्रा यहाँ पे एक एरिया है, एक जगह थोड़ा पॉश लोग वहाँ जो थोड़े अमीर लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पे वो कार्टर रोड है, वहाँ पे कैफे कॉफी डे है बहुत पॉपुलर, वहाँ पे वो मीटिंग पॉइंट है बहुत सारा, और कार्टर रोड पे आप टहल सकते हैं समुद्र किनारे। तो कार्टर रोड, तो बोला कि भैया वो कार्टर रोड पे वो सीसीडी जो है वहाँ पे वो हम लेके जाते हैं उनको। तो मैंने तुम लोग साथ बैठते हो? कहता नहीं साथ क्यों बैठना है, मैडम अपना अंदर बैठती है, हम बाहर वेट करते रहते हैं। तो अपना, लेकिन उस बंदे को ये जैसे अब जो भी हो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो आज लंदन ही बैठा हो, मुझे नहीं मालूम। तो जब वो राइट। उतरा तो उसने मेरे को बोला तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा तूने फिर अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी जब तुझे अंग्रेजी में बात करनी है? तो वो बोला कि भैया मैं गया तो 3,000 फीस है, महीने में 10-12 हजार तो कमा ही पाता हूँ, मैं कहाँ से 3,000 फीस दे दूँ?
तो खैर मेरी जान पहचान में एक लड़का था जो फ्री में सिखाता था अंग्रेजी। तो मैंने जब मैं उतरा तो उसने बोला हैव अ नाइस डे भैया, और उसने अपना नंबर मेरे से, मैंने उसका लिया, उसने मेरा लिया, और मैं उस बंदे से उसको कनेक्ट किया। उसका 4 महीने बाद फोन आया मेरे पास कि भैया मेरे को ठीक ठाक अंग्रेजी आ गई है। तो अब ये ऐसे बंदे से जब आप मिलते हो तो ये आपको चिपके रह जाते हैं ना। मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरे को मिले हुए 5 साल हो गए इस बंदे से, तो ये बात जैसे चिपकी रह गई। ऐसी हजार बातें आपके साथ डेली होती होंगी जो आपके साथ चिपकी रह जाती हैं, और वहीं पे वो कहानी का मोमेंट होता है। और कहानियों में एक चीज बहुत और इंपॉर्टेंट करती है ना कहीं वो किसी इमोशनल कॉर्ड को टच कर रही होती है। राइट। क्योंकि ऐसे बहुत प्लेन, जैसे मैं एक चीज और भी बहुत फर्क है ना कि जैसे कई सारे लोग जब कहानियां लिखते हैं ना तो वो अखबार की तरह कहानियां लिखते हैं। इसीलिए जो बहुत अच्छे रिपोर्टर होते हैं वो कई बार बहुत, जब वो कहानियां लिखते हैं तो वो बहुत अच्छी कहानियां नहीं लिख पाते, क्योंकि रिपोर्टिंग जो होती है ना वो एज इज वर्जन होता है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। कहानियां उसके बियॉन्ड एक बात है, वो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है। कि जैसे ये हुआ ऐसे है कि दही खा लो, है ना, और उसका योगर्ट बना दो, वो कहानी है, हालांकि है वो भी दही, लेकिन वो फेटी हुई दही है और उसमें एक प्रोसेस दही, उसमें आपने थोड़ी मेहनत की है। वो राइट। दही की आपने लस्सी बना ली, उसमें कुछ प्रोसेस कर दिया, वो कर गया। अब ऐसे तो जैसे जैसे जो, इसीलिए फैक्ट वाइज राइटिंग ऐसे है कि अगर चाय बननी है तो लोग चाय की पत्ती थोड़ी मुंह में दबा लो, थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा वो कर लो, अदरक मुंह में रख लो तो भी चाय बन जाएगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो वो चीजें ऐसे हैं कि आप उसको प्रोसेस कर दो और एक उसमें एक उसका एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए कि आप उसको यूज कर पाओ इस तरीके सो से। सुबह से लेकर शाम तक ये मोमेंट्स कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं अपने साथ। अब सवाल ये है कि कई लोग इसमें से पूछ रहे हैं कि वो कैसे, एक तो आइडेंटिफाई कैसे करें, दूसरा अगर उसे लिखना हो अपने वॉल पे या फिर कहीं भी उस स्टोरी को, जैसे आपने कहा कि कई बार हम न्यूज़पेपर की तरह लिखना शुरू कर देते हैं, जो उसका वो जो उसमें जो मजा होता है वो खत्म हो जाता है। तो अगर हमें हम्म लिखने के लिए, चूंकि आपने इतनी सारी कहानियां लिखी हैं, शॉर्ट फिल्में लिखी हुई हैं, आपके नॉवेल्स हैं, तो अगर आइडेंटिफाई करें कोई भी छोटी सी कहानी जिसको हम शेयर कर सकें, और तो उसको तो लिखा मैं, कैसे? नहीं तो उसका उसका मैंने बताया ना वो चीज देख। तो पहले ना एक तो अर्जेंसी क्या हो गई है ना अभी आज के डेट में कि आपको एक तो बहुत जल्दी हो जाती है कि जैसे अभी कुछ हुआ, लॉकडाउन जैसे बढ़ गया, तो एकदम से एकदम मीम आने शुरू हो जाएंगे या फिर एकदम से वो सारी बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो जो राइट। चीज आपको जैसे क्या है ना, अभी आज के दिन में ट्रेजेडी दूसरी है, लोगों को लिखने का इशू नहीं है, लिख हर कोई ले रहा है ना। वो ऐसा कैसे लिखे कि ज्यादा लोग उस पर कनेक्ट कर पाए, उसके लिए क्या होता है कि राइट। जैसे अभी पाकिस्तान में एक बार बच्चों को किसी ने गोली मारी थी स्कूल में, ठीक है। और आज की डेट में जैसे कोई बुरी चीज हो गई या किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया किसी का, जैसे परसों पुलिस वाले का उन्होंने हाथ काट दिया या कुछ भी वटेवर, है ना। तो हम लोग क्या, जैसे हम लोग जब उस पे लिख रहे होते हैं ना तो हमारी अर्जेंसी क्या होती है कि इस पे मैं कैसे स्मार्ट से स्मार्ट चीज लिख दूं। जबकि बात वो है ही नहीं। बात यह है ना कि आपको जिस चीज ने इमोशनली चेक किया है उस पे ना आपको वो भाव मिल जाएंगे लिखने के। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो पहले लिखा हुआ है ना, जैसे राइट। जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं राइटिंग की, जैसे हर कोई जब कॉलेज में जाता है और पहली बार प्यार करता है या ट्यूशन में जाता है, तो वो गुलजार साहब से इंस्पायर्ड होकर ना फूल पत्ती चांद सितारे वाली कविताएं लिखता है, क्योंकि आपने वही देखा है। आप लिखोगे तुम्हारी मुस्कुराहट फूल जैसी है, तुम्हारी याद आती है तो चांद की याद। अब वो गुलजार साहब इतनी हजार बार लिख चुके हैं और हजारों लोग लिख चुके हैं कि उसमें कुछ नया नहीं है। वो गर्लफ्रेंड इंप्रेस भी नहीं होगी आपकी। जो हो सकता है कि अगर आपने कुछ लिखा होता, कुछ बहुत साधारण सी बात लिखी होती कि मैं आज आपको अपने कमरे में ढूंढ रहा था, ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन हो सकता है कि आपको वो ज्यादा मजा दे वर्सेस कि आप फूल और चांद और सितारे, जो सिमलीज यूज हो चुकी हैं, जो उपमाएं यूज हो चुकी हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जो पहले लिखा जा चुका है उसको भी आप बहुत सारा पढ़ें, है ना, अगर एज ए राइटर है। क्योंकि दूसरे सोशल मीडिया ने एक अर्जेंसी दे दी है ना कि अभी कुछ हुआ, भूकंप आया। जैसे सबसे वल्गर क्या है आज की डेट में ना कि भूकंप आया, तो भूकंप एक ट्रेजेडी है, हो सकती थी उसमें शायद लोग मर जाते, लेकिन राइट। भूकंप के बारे में जोक्स पढ़ना उससे भी बड़ी ट्रेजेडी है। जो मेरे को लगता है कि भूकंप का जो हम उसको मजाक उड़ाने के लहजे में देखते हैं, हो सकता है किसी की जिंदगी खत्म हो गई। हम लोग कोरोना पे ही देख लो ना कि जब हम तब मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में जब जिस दिन निकला बंदा तब हमें पता चला कि हमारी बिल्डिंग में एक आदमी है जिसने नहीं बताया था, और उन्हीं के घर के नीचे एक बर्थडे में उनका बेटा भी गया था, मेरा बेटा भी गया था। तब हमें हिट किया कि अच्छा वो इतना सीरियस है ये कोरोना। तो हम लोग तो, जैसे क्या होता है ना कि वो जरूरी है कि आप उसकी एक लेयर ऐसी ढूंढ पाए, जैसे हर चीज का ना कई पहलू होते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। वो एक पहलू केवल ऐसा होगा जो केवल आपको दिखेगा। आप थोड़ा सा ध्यान से खंगालेंगे तो आपको दिख जाएगा। वो केवल आप ही देख सकते हैं उस चीज का पहलू, और नहीं तो वो वही चीज कॉपी होगी जो हजार लोग पहले से बोल रहे हैं, वो कहीं लेके जाएगा नहीं। ग्रेट। सो जैसे
जैसे कमेंट्री बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन नवजोत सिद्धू ने क्या किया, या जैसे सहवाग ने क्या किया, सहवाग ने कमेंट्री वैसे ही की ना जैसा वो है। सहवाग ने कुछ सीखा थोड़ी ना उसके लिए। Harshit is saying this is the second time when you take girlfriend as an example. तो तुम बैठे हो इसलिए ऐसा हो रहा है बार बार। अच्छा, ये वाला क्रेडिट भी आप मुझे देंगे। गार्गी पूछ रही है, यू नो, वांट टू राइट नॉवेल, विल यू प्लीज टेल मी सम टिप्स टू डू, लाइक हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू राइट नाइसली। तो पहले ना, अच्छा ये जो नॉवेल राइटिंग की बात है, इसमें ना कभी भी ना किताब जो लिखनी है ना, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या किताब लिखनी है ना। कोई भी चीज जो राइटिंग करनी है ना, जो उसका बिल्कुल क्रक्स है, कि वो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें लिखना क्या है ना, लिखना क्या है। और वो सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, उसके लिए तमाम किताबें हैं। आप ना एक सवाल अपने आप से पूछिए कि ये लिखना क्यों है, जो वाह। उसका वाय है ना। आप पूछिए ना कि आपको ये कहानी कहनी ही क्यों है, आपको ये बात बतानी ही क्यों है। और नॉवल राइटिंग के लिए या किसी भी राइटिंग के लिए ना, आप ऐसे सोचिए कि आप अपने एक दोस्त थे जिससे आपने 10 साल पहले कभी आपके स्कूल में मिले थे, और वो टाइम छूट गया, है ना, वो उसके बाद आप टच में नहीं रहे, और एकदम से रैंडम किसी दिन फेसबुक पे वो सामने आपके पड़ गया, और आपने कहा यार बढ़िया है, हम लोग शाम को मिलते हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है। अब जो आपको 10 साल बाद एक दोस्त से मिलोगे, आप 3 घंटे के लिए मिल रहे हो, और 10 साल का गैप है आप दोनों के बीच में, पहले आखिरी मुलाकात और अभी में, तो आप उस दोस्त को 3 घंटे में सब कुछ तो नहीं बताओगे जो आपके साथ हुआ था। आप केवल इंपॉर्टेंट चीजें बताओगे ना, जो राइट। डिफाइनिंग चीजें होंगी आपकी कहानी की, जो आपका स्ट्रगल होगा, जो आपकी पहली नौकरी होगी, जो आपकी पहली शादी होगी, जो आपकी पहला फायर हुए होगे, जो पहली बार आपको चिया। तो वो जो 3 घंटे में आप समराइज करोगे ना, वो उसका कैसे वाला पार्ट है। लेकिन आपको बताना है क्या, क्योंकि आप एक करीबी दोस्त से मिल रहे हो, आप वो करीबी बातें आप अपने ऑफिस के कलीग को नहीं बताओगे। तो जो नॉवल राइटिंग है वो ऐसे ही है जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल रहे हो, और उसको आपको कोई बात बतानी है। आपको क्यों बतानी है, क्योंकि वो आपका करीबी है, आप उससे सब कुछ बता सकते हो। लेकिन ये एक वजह है, उस कहानी को कहने की बहुत ही कोई कोर वजह होती है। आपको क्यों, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल, जैसे चक दे जो फिल्म थी, तो मैं एक बार इनका जयदीप साहनी साहब ने वो फिल्म लिखी है चक दे, और बहुत अच्छी फिल्म, हम सबको बताया कि अरे बिल्कुल रिवैम्प हो गया, और उस तरीके की हॉकी के। तो एक सेशन मैंने अटेंड किया था उनका बहुत साल पहले, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपने चक दे की कहानी क्यों लिखी, तो उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया। और वो जब चकदे की वो बात करते हैं ना, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो जयदीप साहनी चकदे और फिल्म राइटिंग में आने से पहले एडवर्टाइजिंग राइटिंग में थे, और उससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो जब एडवर्टाइजिंग में वो थे, तो वो किसी किसी कैंपेन के लिए, किसी रिसर्च में इंडिया की हॉकी टीम से मिले थे, जो विमेन हॉकी टीम थी उससे मिले थे। और वो राइट। मिले थे, और उन्होंने और बड़ी बड़ी ब्रांड्स के वो ऐड कर रहे थे, तो वो बहुत उनको मतलब ये भी था कि हाँ, हमसे मैं काम कर सकता हूँ। तो वहां पे जो वो लड़कियां थी विमेन हॉकी टीम की, उन्होंने उनसे बोला कि भैया आप तो बड़े बड़े ब्रांड से बहुत बहुत आप बनाते हो, हम लोगों के पास ये जर्सी नहीं है बाहर जाने के लिए, तो आप किसी ब्रांड को बोल दोगे क्या, या आप ये करवा दोगे क्या। तो इनको लगा कि यार ये तो मतलब कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो इतनी ब्रांड्स के लिए इतने अच्छे अच्छे एड्स बनाए हैं, तो कोई भी जर्सी दे देगा। जब ये एक ब्रांड के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा अरे यार तुम क्रिकेट टीम का ले आए होते ना तो मैं कर देता, अरे यार तुम ये ले आए होते ना, मतलब तुम क्रिकेट का कुछ भी करवा लो मेरे से, लेकिन यार हॉकी, और वो भी विमेन्स हॉकी, कौन करेगा। तो कहते हैं वो, और जब ये बता रहे थे तो बहुत इमोशनल भी हो गए थे कि यार किसी ने पैसे नहीं दिए। तो कह रहे थे कि जैसे उस कहानी को, चकदे को लिखने की वजह मेरी ये थी, क्योंकि वो एक तरीके से मेरा बदला था, क्या कि बात। मैं इस टीम को इतना कूल बना दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम सब पीछे भागोगे और ये करोगे। और वो देखो कि जब वो एक राइटर इतने कोर बेसिक वजह से वो लिखता है ना, जब कहानी उसकी, क्योंकि देखो उनको ये नहीं पता था लिखना क्या है, वो बहुत सेकेंडरी है, कैसे लिखें, कैसे एंड करें, कैसे मिडिल में करें, वो बहुत ही सेकेंडरी, वो सब आप सीख जाओगे जब आप किताबें पढ़ोगे, और 150 किताबें आप जिंदगी में। लेकिन वो लिखना क्यों है ना, ये केवल आपको पता होगा। तो वो कहानी जयदीप साहनी को क्यों लिखनी थी, क्योंकि उनके साथ एक ऐसी पर्सनल घटना हुई थी, वो कह रहे थे वो मेरा बदला है इस पूरे उसको, इस पूरे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड को, और इसको, कि तुमने इसको नहीं किया, मैं देखो इसको कैसे बनाता हूँ। क्या बात। तो ये जब ये वजह इतनी पर्सनल होती है ना, जैसे जैसे गांधी जी की कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो विजुअली भी है और अदरवाइज भी, जो मुझे लगता है कि जब उनको ट्रेन से निकाला गया, अगर ऐसे देखो, जब उन्होंने कहा ना कि जैसे तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है कि मैं तुम्हें अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दूंगा, मुझे नहीं लगता कि रियल टाइम ऐसा हुआ होगा, पहली चीज। दूसरे, अगर हुआ भी होगा तो वजह कितनी पर्सनल है, वो तो बहुत इंडिविजुअल वजह है ना, तुमने मुझे निकाला तो मैं अंग्रेजों को क्यों निकालूंगा, मतलब तुम उस आदमी से बदला लो जो है। लेकिन उसको पिक्टोरियली देखने में बड़ा लगता है वो, है ना, राइट। कि तुमने मुझे,
वो एक सीड देता है, एक इमोशनल वजह देता है उस कहानी को। अदरवाइज उस कहानी में कोई इमोशनल वजह नहीं थी कि वो उतना पीछे पड़े, क्योंकि वो अदरवाइज भी आंदोलन कर ही रहे थे अफ्रीका में और अदरवाइज भी। वो एक उसको एक विजुअली एक अपील देता है कि तुमने ट्रेन से निकाला तो मैं कर दूं। लेकिन वो वजह, अब उनके पास वो रीजन परफेक्ट था कम से कम फिल्म की कहानी में दिखाने के लिए कि क्यों ऐसा हुआ। तो जो इन्होंने भी पूछा है जो किताब के बारे में कि मैं एंड कैसे करूं, मैं शुरू करता हूँ और वो एंड कैसे कर लेते हैं, तो राइट। तो उसका जवाब यही है कि अगर जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि ये कहानी आपको कहनी क्यों है, जैसे वो वही वाली बात है, फिर से बोलोगे ही ना, जैसे आपको कई जगह पता होता है, आप जैसे जब जाते हो रैंडम बुक फेयर में और किताबें छांट रहे होते हो, आपको नहीं पता है, गूगल नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई किसी किताब का कवर अच्छा लग जाता है, या जब आप विंडो शॉपिंग करने जाते हो ना, तो आप रैंडम 1000 कपड़ों में से एकदम से एक कपड़ा अपने लिए निकाल लेते हो। तो आपको पता होता है ना कि आप क्यों कर रहे हो। वो क्यों जो है आप अपनी कहानी का जिस दिन पा जाएंगे, तो फिर ये सब लिखना कैसे है, एंड कैसे करना है, वो कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है, ये सब बहुत सेकेंडरी है। मतलब ये सब सीखा जा सकता है, लेकिन क्यों ना जितना पक्का क्यों रहेगा आपका, उतनी अच्छी किताब बनेगी। राइट, सो वाई वाई बहुत क्लियर होना चाहिए क्यों करनी है। प्रकाश पांडे पूछ हाँ। रहे हैं, राइट, हाँ, प्रकाश पांडे पूछ रहे हैं सर, स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, कितनी आवाज में, अगर मोबाइल में रिकॉर्ड करके कैसे डालें, कैसी आवाज होनी चाहिए। एक तो आई थिंक अमेजन पे कुछ आपने शुरू भी किया है इस तरह का, हम्म। और हम्म। कुछ हम्म। कॉन्टेस्ट भी हुआ था अमेजन पे, इफ आई एम नॉट नहीं रॉन्ग। नहीं, वो तो जो स्टोरी जो कहानी सुनाने का है ना, वो कैसे डालें, वो तो देखो, ये तो मतलब जैसे बहुत जेनरिक सवाल भी है ये प्रकाश का। जैसे ना इसके बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो है कि कैसे रिकॉर्ड करें, उसके लिए एक मतलब टेक्निकली। एक हाँ कैसे टेक्निकली कैसे कर सकते हैं। लेकिन देखो वही वाली बात है, जैसा रिकॉर्ड करना आज की डेट में कि रिकॉर्ड करके कैसी आवाज होनी चाहिए, वो सब कुछ यूट्यूब पे पहले से है। लेकिन यूट्यूब पे ये नहीं है ना कि आप कहानी सुनाएं क्यों और सुनाएं क्या। इंपॉर्टेंट बात आप समझो कि क्या है। मतलब ये जैसे आप लोग तो स्किलिंग और ट्रेनिंग में हो, जैसे हमेशा एक आदमी जो मोटिवेशनल लेक्चर देता है और एक आदमी जिसकी जिंदगी मोटिवेशन होती है, वो दोनों के बोलने में फर्क होता है ना। वो अपने आप वो आ क्या जाता है आवाज में, वो अपने आप वो आवाज में आ जाती है चीज कि ये होता है, वो लगता है। और वर्सेस जैसे आप किसी दूसरे की कहानी जब वो कर रहे होते हो, तो वो अपने आप एक चीज आपको आ जाती है कि, और वही कन्विक्शन होता है। तो रिकॉर्ड कैसे करें वो सब है। जैसे मैंने अमेजोन पे जो बात हुई, अमेजोन ऑडिबल, अमेजोन की कंपनी है, तो उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, ऑडिबल सुनो नाम से। तो वहां पे मैंने कहानियां की हैं, पिया मिलन चौक नाम से एक सीरीज की है 14 कहानियों की। तो वो उसपे है, तो वो आप सुन सकते हैं। तो वहां पे कई सारा और मटेरियल है, उसमें एक पंकज त्रिपाठी जी का एपिसोड है, बहुत सुंदर है, फिल्म कंपेनियन का एपिसोड है उसमें, वो बहुत है। अच्छा। उसमें नीना गुप्ता का बहुत अच्छा एपिसोड है, तो वो है। तो वो जो है ना कि कैसे करें, वो सारे हजार चीजें, एक बोया का माइक आता है, वो लगा लें, पास रखें, दूर रखें, धीरे बोलें, एक एक शब्द क्लियर हो, वो हजार लोगों ने डाल रखे हैं। लेकिन आप बोलेंगे क्या? जैसे वही वाली बात है ना कि वो कोयल इसलिए नहीं गाती कि उसकी आवाज अच्छी है, क्योंकि कोयल के पास गीत है इसलिए वो गाती है। वो गीत होना जरूरी है ना। मतलब एक एक आवाज। फरमाइश, हाँ? एक फरमाइश आ रही है कि कोई 1 मिनट की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाइए अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में। अरे ये सब मोटिवेशनली तो बोल रहा हूँ 40 मिनट से। ऐसे याद नहीं आती है वो करके, लेकिन सोचता हूँ मैं कुछ ऐसा याद आ जाए। हाँ, तो एक ऐसे ही, तो मैं क्लास 7th में था, तो मैं जा रहा था, मैं रहता था उस समय शाहजहांपुर में, तो शाहजहांपुर से लखनऊ की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं वहां से चढ़ा, तो मेरे पास टिकट, मतलब मैंने वो जनरल एक टिकट ले लिया था और स्लीपर में बैठ गए थे। और जब जनरल का टिकट लेके स्लीपर में बैठ गए, तो वहां पे, अब स्लीपर में कई बार उस समय वो दौर था 90s का, तो लोग झगड़े भी कर लिया करते थे कि हमारी सीट है, हमारी सीट है, हमारा रिजर्वेशन था, हमारा ये था, हमारा वो था। तो वहां पे मैं तो अपना कॉमिक्स पढ़ रहा था कोई, तो इतने में एक अंकल मेरे सामने, रिटायर्ड अंकल थे। और हमेशा ट्रेन में एक बात ध्यान रखिए कि जो रिटायर्ड अंकल होते हैं ना, वो बेस्ट कंपनी होते हैं, और जो वर्स्ट कंपनी होती है वो होती है न्यूली मैरिड कपल। क्योंकि हमेशा जो पति होता है उसको लगता है आप उसकी बीवी को देख रहे हैं, और आप नहीं भी देख रहे होते हैं तो भी उसको लग रहा होता है, तो हमेशा वो आपकी तरफ देख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो रिटायर्ड अंकल जो थे, तो क्या हुआ, इधर पड़ोस वाली सीट पे कोई लड़ रहा था, साइड वाली में, और बहुत लड़ाई हुई, मारपीट हो गई और गाली गलौच हो गई, हो गया। उसके बाद अगला स्टेशन आया, हरदोई आया, और हरदोई में उनमें से जो एक आदमी लड़ रहा था, मेरी सीट है मेरी सीट है, वो उतर के गया और ऐसे जा रहा था, मैं खिड़की से उसको देख रहा था, खून वून निकल रहा था उसको। तो अंकल ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा कि ये देखा तुमने? तो मैंने कहा क्या? तो कहते देख रहे हो, ये जिस सीट के लिए लड़ रहा था उस सीट को इसने पलट के भी नहीं देखा।
और यही लाइफ है कि जिसके लिए हम लड़ रहे होते हैं, जब नंबर आता है तो हम उस चीज को पलट के देखने की फुर्सत ही नहीं होती, हम देखते नहीं। और तुम ये देखो कि हम जिंदगी में किन किन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अपनी जो लड़ाइयाँ है ना वो बचा के रखनी चाहिए कि आप सही चीजों के लिए लड़ें, है ना, बड़ी चीजों के लिए लड़ें। अगर लड़ना ही है तो वैसे तो लड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तो मुझे लगा ये बात मेरे को ना, ये घटना तो हो गई, लेकिन ये घटना मुझे समझ में बहुत साल बाद आई कि उन्होंने कितनी बड़ी बात की थी। ये वैसे ही है जैसे जब हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं तो संस्कृत के जो चैप्टर होते हैं उसमें श्लोक होते हैं, उसमें श्लोक के बाद में लिखा रहता है ना, उसमें सुभाषितानी में कि ये श्लोक कंठस्थ करें। कंठस्थ करने पे आपको मतलब नहीं समझ में आते हैं, लेकिन कई सालों बाद आपको श्लोक के मतलब खुलते हैं और तब आपको समझ में आता है कि वो क्यों याद कराए गए थे। तो ये राइट। तो मेरे ख्याल एक में एक अच्छी खासी चीज, बातचीत हो गई। हाँ ना। हाँ, लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों को, रिएक्शंस लगातार पहुंच रहे हैं हमारे पास। एक चीज जो मैं लिटरली बाकी लोगों की तरफ से भी पूछना चाहता हूँ कि ना, जब हम लिखने की कोशिश करते हैं, खास करके एक जो ऑडियंस है, या फिर जो मैंने अक्सर रियलाइज किया हुआ कि वी ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, राइट। और आपका जो टेड टॉक है जो पहला, उसमें कि इट इज ओके नॉट टू स्पीक इंग्लिश। सो भाषा को लेके मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ कि जब मैंने पहली बार ब्लॉग लिखा था, तो मैंने पहली बार ब्लॉग लिखा इंग्लिश में लिखा, राइट। और उस इंग्लिश को लिखने के बाद करीब साल भर बाद मैंने पढ़ा, तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि माय गॉड, ये जो खतरनाक इंग्लिश लिखी है, अगर इसको अंग्रेज पढ़ ले तो दोबारा से आक्रमण कर दें हमारे देश पे। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी, और उसके बाद ये हुआ कि हिंदी में जितना बेटर मैं एक्सप्रेस कर पाया हूं, और तब से लेके कई बार मैंने न्यूज़पेपर्स में भी लिखा, ना, ऑल इंडिया रेडियो में भी कविताएं पढ़ी, हिंदी साहित्य अकादमी के मंचों पे भी कविताएं पढ़ी। तो जो कॉन्फिडेंस है अपनी भाषा को लेकर, उसके बाद मैं लिंक्डइन तक पे भी हिंदी पे लिखता हूँ। और ये चीज कई बार मैंने देखा है कि जब हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो भाषा में बात कर रहे होते हैं अपने, जैसी मंच पे आते हैं, वो अंदर की इंग्लिश आनी शुरू हो जाती है, और कई बार उसमें गलतियां भी कर देते हैं। तो जो आपका जो टेड टॉक था, अगर वो छोटे में अगर हम उसको समराइज करने की कोशिश करें अपनी भाषा को लेकर, तो कैसे कर पाएंगे? नहीं नहीं, वो टेड टॉक वैसे तो समराइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। जैसे ना एक आजकल वो महाभारत दोबारा आ रहा है ना, तो और वैसे भी ना जब मैंने बोला था, देखो ऐसा कोई ऐसी एंटी इंग्लिश बात नहीं थी, है ना। जैसे कि मैं तो राइट। ये मानता हूँ कि सारी अंग्रेजी आपको अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी अंग्रेजी किताबें ऐसी हैं जिनका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है, और आपको किताबें पढ़नी चाहिए ताकि आप बेहतर इंसान बने और बेहतर दुनिया बनाए इंटर्न। तो एक बार जो महाभारत आजकल रहा, तो महाभारत के डायलॉग लिखे थे राही मासूम रजा साहब ने। और रजा साहब अलीगढ़ से जब चले थे तो उनका आदत थी वो शेरवानी पहनते थे, और बाकायदा मतलब शेरवानी खुली रहती थी शेरवानी, और पान दबाए हुए बीड़ा मुंह में डाले हुए चलते थे। और राही साहब ने ही वो जो टर्म है ना, मैं समय हूँ, राही साहब ने ही पैदा किया था। इनफैक्ट मैं फॉर एक और जानकारी के लिए बता दूं, बहुत लोगों के लिए नई जानकारी होगी, जो पिताश्री और माताश्री हम बोलते थे ना कि पिताश्री नहीं मानेंगे माताश्री नहीं मानेंगे, पिताश्री और माताश्री हिंदी में शब्द नहीं थे, ये राही मासूम रजा साहब ने शब्द दिए थे। क्या तो बात राही साहब जब यहाँ पे स्ट्रगल करने आए अलीगढ़, वो छोड़ के बड़े गुस्से में, तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे वो शेरवानी पहने रहते थे, है ना। और फिर वो आए तो यहाँ पे उनके दोस्तों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने, कि कि भाई ये जो ये रखा है और ये जो शेरवानी है, अब ये बॉम्बे में आ गए हो, थोड़ा यहाँ की तरीके से अब ढल जाओ, है ना, यहाँ की तरीके से ढल जाओ, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। तो राही साहब मुझे लगता है बहुत विजनरी आदमी थे, उन्होंने तब ये जवाब दिया था कि भाई अगर राही की कहानियां चलेंगी तो ये शेरवानी भी चलेगी, ये गमछा भी चलेगा, ये भोजपुरी भी चलेगी। क्या बात है। और राही साहब ने फिर बाद में 125 फिल्में लिखी, 126 फिल्में मेरे ख्याल में लिखी, जिसमें मिली से लेके डिस्को डांसर से लेके तमाम ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में राही साहब ने, उन्होंने डायलॉग लिखे उन फिल्मों के, और बहुत मकबूल हुए और बड़ी बड़ी किताबें लिखी। तो मैं बता रहा हूँ जो हिंदी का मसला है ना, ये आइडेंटिटी का मसला है। हिंदी का मसला जो है ना, ये हमारी पहचान का मसला है। तो जो हमारी पहचान वो वैसी है, देखो आप अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी भी अच्छी लिखो, मतलब तुमको तो जाके वो दोबारा ब्लॉग दोबारा लिखना चाहिए और अंग्रेजी में भी लिखना चाहिए। लेकिन हम लोग चूंकि अंग्रेजी को एज अ मोहल्लों में हमारे अंग्रेजी को एज अ एस्पिरेशनल चीजें मान लिया गया, तो हम लोगों ने उसको एज अ ये ले लिया ना हमेशा कि अरे दुबे जी का लड़का अंग्रेजी बोल लेता तो अच्छा ही है, अंग्रेजी में चाहे गाली दे रहे हो आप। तो वो नहीं होना चाहिए, और वो लोगों को भी उतनी भी समझ नहीं है, और अंग्रेजी बोल के नौकरी भी लग जाती थी 2001 2002 में। आप ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लो, आज की डेट में आपकी मॉल में भी नौकरी लग जाएगी, ठीक ठाक पैसे मिलने लगेंगे, आज से आपका जीवन चलने लगेगा। लेकिन हिंदी जो है ना वो थोड़ा इमोशनल मसला है उस मामले में, कि हमारी आइडेंटिटी है वो ना बदले कोई, हम जैसे हैं हमें कोई वैसे ही एक्सेप्ट करे ना, हमें बदले नहीं। आप बदलो, अपने बेहतरी के लिए बदलो, खुद से रेस लगाओ,
लेकिन इसलिए नहीं कि तुम पहले रेस लगा के आओ तब हम तुम्हें प्यार करेंगे, तब हम तुम्हें नौकरी देंगे, तब भाई आपको जो काम कराना है वो तो वैसे मैं कर ही रहा हूँ ना, अनलेस की कोई नौकरी ऐसी है कि जहाँ पे केवल अंग्रेजी पढ़ानी है, तो आपको वो टोटलिटी में ना, इसलिए वो मेरे लिए ये मसला ये था। तो वही टेड टॉक का मसला भी टेडेक्स का यही था कि कोई बात नहीं, जैसे कि हमारे सारे जो आसपास के इंपॉर्टेंट लोग हैं वो सारे के सारे लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते या नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना, जैसे उसमें एक जिक्र आता है, जो एक लाइन की बात है, एक लखनऊ में बहुत बड़े शायर थे माधवी साहब, हनुमान प्रसाद शर्मा नाम था उनका, तो उनसे एक बार किसी ने पूछा कि भाई माधवी साहब बड़ा आदमी कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ बैठकर छोटा महसूस ना हो। और ये बहुत बड़ी बात थी कि आप देखो अब आसपास जितना बड़े लोगों से मिलते हो वो कितना शो ऑफ करते हैं, वो कभी बैठ के और आप देखो ना, वही असली में बड़े आदमी कौन होता है, जो एकदम से कंधे पे हाथ रखे आपको कंफर्टेबल कर दे और वो कर आपसे बात करे, आपके लेवल पे आके बात करे, इससे वो छोटा नहीं हो जाता और बड़ा हो जाता है ना। तो जैसे बहुत सारे आप ऐसे देखो ना, बहुत सारे लोग, अभी आप कभी शेयर्ड कैब लो और जो ड्राइवर के प्रति या इनफैक्ट कहीं ऑफिसेज में जो गार्ड के प्रति जो बहुत बड़े साहब बनते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं। जैसे एक और बात इससे याद आ रही है कि वो सलमान खान के जो सलीम खान साहब कपिल शर्मा के शो में आए थे, तो उन्होंने बोला था ना, कोई आदमी अच्छा है ये बात पता करने के लिए एक तरीके से आप पता कर सकते हैं कि उसके यहाँ जो नौकर है वो कितने साल से है। वाह, क्या बात है ना, तो वो वही वाली बात है, तो कि इसमें That's great. तो बढ़िया ढेरों मेरे ख्याल सवाल में। आ रहे हैं साथियों, आप एक बार क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, हालांकि अब समय धीरे धीरे होता जा रहा है, 50 मिनट होने मेरे जा रहे हैं हमें। मैं हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर सवाल जो है वो अगले किसी लाइव में भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो सबका एक बहुत उसके बाद फिर दिमाग चलना भी बंद हो जाता है ना वैसा, राइट इतना वो राइट पूरा राइट राइट। करके। साथियों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार YouTube पे जाके दिव्य सर की आप टेड टॉक्स या फिर इनकी कहानियां जरूर सुनें, इनके चैनल पे जाएं, ढेरों कहानियां हैं, और स्पेशली खास करके जब कुछ खास मौके पे भी आ जाती हैं, वो बहुत मजेदार होती हैं, दिवाली पे, होली पे, जो वीडियोस होती हैं। अच्छा, बार बार अमित पांडे पूछ रहे हैं बुक्स रिकमेंडेशंस प्लीज, अगर कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहें लगातार पढ़ने के लिए जो आपको पसंद हो। बुक रिकमेंडेशन में एक तो राही साहब, मासूम रजा साहब की 8-10 नॉवेल हैं, किताबें, वो आप सारी पढ़ डालें। मनोहर श्याम जोशी की किताब है कसप नाम से, एक टटा प्रोफेसर नाम से, वो पढ़ डालें। मैं राइटर्स के नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप सारी किताबें पढ़ डालें, है ना, तो मनोहर श्याम जोशी को आप पढ़ डालें पूरा का पूरा। उसके अलावा एक किताब है चित्रलेखा नाम की, भगवती चरण वर्मा की, वो आप पढ़ डालें। एक किताब है दोजक नामा नाम से, रविशंकर बल की बंगाली किताब है जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन अमृता बेरा ने किया है, वो आप पढ़ डालें। एक हरिवंश राय बच्चन की किताब है क्या भूलूं क्या याद करूं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, पहला पार्ट, केवल 4 पार्ट में, तो पहला पार्ट उसका बहुत अच्छा है, वो आप पढ़ डालें। और शरद जोशी के व्यंग आते हैं कुछ एक, तो शरद जोशी के व्यंग पढ़ने चाहिए, और वो यथासंभव नाम से एक किताब है, 2-3 किताबें हैं, यथासंभव नाम से एक किताब है, तो वो आप पढ़ डालें। शरद जोशी का जो भी मिले आप पढ़ डालें, बहुत अच्छा वो लिखते थे। तो मेरे ख्याल में इतनी डोज काफी है, इतना पढ़ने में 6 महीना चला जाएगा। राइट। हाँ। लोग आपका चैनल मांग रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको लाइव डाल सकूं। मेरा मेरे ख्याल में पेज का लिंक दे दो या इस इंस्टाग्राम का लिंक दे दो, हाँ वो अगर हो पाए यहाँ पे। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल भी ड्रॉप कर दिया है, कमेंट बॉक्स में अगर आप देखें तो आपके पास पहुंच रहा है, और आप इंस्टाग्राम पे खोज सकते हैं, आप फेसबुक पे खोज सकते हैं। अमीश त्रिपाठी की बुक्स कैसे रहेंगी सर, गार्गी पूछ रही है। अमीश त्रिपाठी की पहले वाली किताबें अच्छी हैं, उनकी जो क्या नाम है, जो शिव वाली, शिव ट्रायोलॉजी है वो है। इससे अमीश वाली किताब से मेरे को याद है कि ययाति नाम की किताब है विष्णु सखाराम खांडेकर की, वो भी आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। और अमीश की किताबों को आप अंग्रेजी में पढ़ें तब बढ़िया है, वो हिंदी में ट्रांसलेशन उसका अच्छा नहीं है। आ रही है आवाज? यस। सो साथियों, अगर और भी कुछ क्विकली, बिकॉज हमारे पास हार्डली 2 मिनट और है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, और जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ये जो हमारी कोशिश है लगातार हर दिन एक नए ट्रेनर के साथ, एक नए स्पीकर के साथ आप लोगों के बीच में आने की, जो हम लगातार एक लाइन बोल रहे हैं कि घर रहना मजबूरी है पर सीखना भी तो जरूरी है। लॉकडाउन 3 तारीख तक बढ़ गया है, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन सीखते रहें, सीखना बंद नहीं होना चाहिए। और सीखने के लिए की जिम्मेदारी हमने यहाँ पे उठा रखी है लगातार। आज 16वां दिन है हम लोगों का, एंड वी हैव रीच्ड मोर देन 3 लाख पीपल इन लास्ट 15-16 डेज। और लगातार आप लोग बड़े सारे से
मित्र हैं जो लगातार आ जाते हैं 5 बजे और इंतजार हो रहा होता है, हम एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं। तानिया जी बोल रही हैं वेरी नाइस सेशन। थैंक सुभाष यू। सर बोल रहे हैं, क्या बात है। सुभाष सर 2 दिन पहले हमारे स्पीकर थे, बहुत 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 माकूल, धन्यवाद। क्या बात है। कसब जैसी कोई किताब सर, केशव मीना जी पूछ रही हैं। केशव मीना जी सॉरी पूछ मीना रहे हैं। पूछ रहे हैं, राइट, आई एम सो सॉरी। कसब जैसी किताब एक प्रीति कथा है नरेंद्र कोहली की, वो पढ़ सकते हैं। आपकी अगली बुक कब आ रही है, ये पूछा जा रहा है, मुकुंद जी बुक पूछ रहे हैं, बुक क्या बात है। मुकुंद मई में आनी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है देर में चली जाएगी वो। किताब का नाम है इब्ने बतूती। हाँ, अच्छा, किताब का नाम आ गया, क्या नाम है। इब्ने बतूती। इब्ने बतूती, क्या बात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं आगे वही आने वाला था। ये, आप अमेजन पे जाके सर, ऑडिबल पे जरूर सुने आप, दिव्य सर की वहां पे ऑडिबल सुनो। कहानियां हैं इनकी आवाज में, हाँ। राइट। हम्म, अमेजन पे मैंने खुद भी डाउनलोड किया हुआ है कि अमेजन पे ऑडिबल जाके आप ऑडिबल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पे इनकी ढेरों कहानियां हैं और जो इनकी खुद की आवाज में है, आप जरूर सुने, आपको बहुत मजा आने वाला है। डॉक्टर अर्जुन राजभर बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग सेशन सर, केशव जी बोल रहे हैं। अच्छा, हंस रहे हैं, आई एम सो सॉरी, मैंने मेरी क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में कई बार चीजें समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है, पिक्चर बहुत छोटी सी दिख रही होती है, क्या बात है। गार्गी बोल रही है हम्म, वाह। सो हम्म, शुक्रिया साथियों, और एक बार मैं फिर से बता दूं, याद दिला दूं कि 25 तारीख को हमारी जो इंग्लिश की ऐप आ रही है, जिसमें कि आपको इंग्लिश सीखने के आसान तरीकों पे बात होगी, आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, पहले 1000 रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं और 25 तारीख से वो आपको क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी। एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर पे जाके स्किलिंग यू लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। एंड आई आस्क माय टीम कि प्लीज उसको कमेंट भी ड्रॉप कर दें, एप्लीकेशन का लिंक डाल दें यहाँ पे। एंड शनि रविवार को हम लोग दिव्य सर डिजिटल महफिल एक मुशायरा जमाने वाले हैं, और कई दिनों से सीखने वाली अच्छा। क्लास चल रही है, तो उस दिन मस्ती होने वाली है, करीब शरद कई आ रहे सारे हैं ना उस शायर दिन? हैं जो। अच्छा, शरद भी जी, है ना? शरद भी आ रहे हैं ना हाँ, उस दिन? शरद त्रिपाठी भी आ रहे हैं और मजा आने वाला है उस। नहीं, मैं भी आता हूँ, देखता हूँ। बिल्कुल, दैट विल बी रियली ऑसम। अमेजन की लिंक हो तो शेयर करें, अमेजन का लिंक, ऑडिबल नाम है, ऑडिबल सुनो नाम पे है। ऑडिबल सुनो, हाँ, मैं एक मिनट देखता हूँ, मैं अगर मेरे को मिलता है तो मैं भेज देता हूँ सर। AUDIBLE होना चाहिए ना। ADAUDIBLE। ऑडिबल BLE, सुनो। हाँ। SUNO, हाँ, SUNO। हाँ। सुनो। हाँ, मैं ये लिंक मैंने भेजा है, लिंक, मैंने लिंक भेज दिया है आपको उस पे। फिर क्या नाम बोलते हैं, फेस मैसेंजर पे। इस पे तो मैं ओके, कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कॉपी कर पाया और मैं शेयर कर पा रहा हूँ इसको। ऑडिबल तो सुनो ऐप एप्लीकेशन, है, सुनो। ये तो ऑडिबल का लिंक है, इस पे भी खुल जाता है, बट इस पे फ्री नहीं है, वहां पे फ्री है, ऑडिबल सुनो। ओके, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी हाँ। भेज रहा हूँ, आप दिव्य सर से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी तो कुछ नहीं हो तो गूगल कर लीजिएगा, सब जगह मिल जाएगा कैसे कनेक्ट होना है। आपको विकिपीडिया पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चाय बिस्किट केसो जी, क्या बात है। सो चाय बिस्किट और ऑडिबल। सो थैंक यू सो बहुत मच बढ़िया। फॉर बहुत बहुत बीइंग। धन्यवाद। दिव्य सर बहुत शानदार रहा, मैं तो पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके स्टाइल का। एंड आई रिमेम्बर कि मैक्सिमम जितनी बार भी दिल्ली आप आए होंगे, शायद हर बार मिलना हुआ मुलाकात है, हुआ। करेक्ट, राइट। करेक्ट, करेक्ट, एंड करेक्ट। यस, वी आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट बुक, और ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिया मिलन की मेरा आशय। चौक, देखिए इन्होंने सुना हुआ है, अच्छी सीरीज है सर, पिया मिलन की चौक मैंने भी सुनी हुई है। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, हिरेंद्र झा जी भी आ गए, नमस्कार सर। सो थैंक यू सो मच, कल फिर से थैंक यू। मुलाकात होती है यहाँ पे। दिव्य सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर थैंक एंड यू। शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड विजडम विद अस। एंड साथियों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया होगा पेज, तो प्लीज कर दें। कल फिर से एक नए ट्रेनर के साथ, एक नई स्किल के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।